जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। जीके जीएस का एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं मैं आपके सामने। अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, है ना, और पूछे भी जाएंगे। अच्छी प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, नोट ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है। और अब टाइम आ चुका है, अपनी तैयारी को तेज़ी दे दीजिए। अब बहुत जल्दी ही आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को देने को मिलेगा, क्योंकि छुट्टियां सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब पढ़ाई पूरी तरह से, है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। जल्दी फॉर्म आएंगे और जल्दी आपको परीक्षा देने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और पहला प्रश्न है हमारा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। आमतौर पे हड़प्पा काल में जो नगर मिले हैं वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। वो कौन सा नगर था बताना है। लोथल, मोहनजोदाड़ो था कि कालीबंगा था कि धौलावीरा था। इनमें से कौन सा 3 भागों में विभाजित था। तो बेटा धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था, ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी ये तीनों शहर 2 भागों में विभाजित थे। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। एक तो इसका एक हिस्सा था जिसको हम गढ़ कहते थे। ये पूछा जाता है कौन कौन से 3 भाग थे। दूसरा हिस्सा था जिसको मध्य शहर कहते थे। मध्य शहर में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित गतिविधियाँ होती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक शहर था, मतलब शहर का एक भाग था जिसको हम निचला शहर कहते थे। निचला शहर में आम जनता रहती थी, है ना, जो वर्कर होते थे या नीची कास्ट के लोग होते थे, वो निचले शहर में रहते थे। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो नारा था करो या मरो का नारा। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या फिर खिलाफत आंदोलन में, आपको बताना है। तो ये करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त को, 8 अगस्त सन 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अपना जन भाषण दे रहे थे। उस जन भाषण के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 8 अगस्त 1942 को वहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ध्यान देना, बॉक्साइट का उत्पादक सबसे बड़ा पूछा है। तो अपने भारत का एक राज्य ऐसा है जो बॉक्साइट में एकाधिकार रखता है। उसका कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा अकेले कितना भाग बॉक्साइट का? 71% भाग का उत्पादन अकेले उड़ीसा करता है, समझ रहे हैं, 71%। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है गुजरात, ये मात्र 9%, कितना? 9% उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे। इसके बाद है झारखंड। ये क्रम पूछ सकते हैं ना, झारखंड, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये करता है 6% बॉक्साइट उत्पादन के। ये क्रम से 3 राज्यों का बता दिया। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में बॉक्साइट उत्पादक तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है। इसके बाद नाम आता है चीन का बेटा। इसके बाद कौन उत्पादन ज्यादा करता है? चीन। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा, है ना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ये जो माजुली द्वीप है ना, ये पूछ रहा है कहाँ है? नागालैंड, मिजोरम, असम या मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा असम में। ये माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। माजुली का शाब्दिक अर्थ ही होता है घिरा हुआ,
घिरा हुआ किससे? जल से, जल से घिरा हुआ, इसका अर्थ ही होता है। माजुली ये असम में है और ये कौन सी नदी पर है? तो नदी अगर पूछा जाए, पूछी जाती है कई बार, तो ये है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ध्यान देना, ये माजुली विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है। विश्व का पहला, विश्व में कोई भी ऐसा जिला नहीं जो नदी के द्वीप पर हो। ये जिला घोषित कर दिया गया है ना, जिला घोषित कर दिया गया, और ये विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिला घोषित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक के पठार से पूछ रहा है, नहीं निकलती है या उद्गमित नहीं होती है? इनमें से 3 होती हैं, मतलब एक नहीं होती। सोन, बेतवा, जुहिला और नर्मदा। तो बेटा बात करें अगर हम, तो बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती, बाकी ये 3 नदी अमरकंटक से निकलती हैं। जब बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती तो ये कहाँ से निकलती है? ध्यान देना, ये भोपाल के पास एक स्थान से निकलती है, और पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल की पहाड़ी से, है ना, विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये भी ध्यान रखना, है ना, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और कहाँ से? भोपाल के पास से निकलती है। तो ये अमरकंटक से नहीं निकलेगी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेतवा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बेटा अगर बात संघवाद की हो तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने विदेशी संविधानों से ली हैं, जिसमें से एक संघवाद है। जो संघीय व्यवस्था है हमारी, वो किस देश से ली है ये हमें बताना है। यूएसए से तो हम लोगों ने क्या लिया? एक तो बेटा मूल अधिकार लिया, है ना, मूल अधिकार लिए हैं, और क्या लिया? न्यायिक पुनरावलोकन हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ली है बेटा समवर्ती सूची, है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कनाडा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत में संविधान द्वारा, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? मतलब जो शिक्षा का अधिकार है, ये अधिनियम बताना है किस वर्ष अधिनियमित या पारित किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार मिला। ठीक है, और ये अधिनियम वर्ष 2009 में, कब बेटा? वर्ष 2009 में अधिनियमित हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एंटीबायोटिक, कौन सी? पेनिसिलिन। इसकी खोज बताना है किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की बेटा? तो आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुई पाश्चर। ये सारे जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ने किसी न किसी की खोज की है। पेनिसिलिन की खोज की है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इन्होंने 1928 में ये खोज की। एक बार डेट पूछी गई थी तो ध्यान रखिएगा। बाकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने किसकी खोज की बताइए? इन्होंने खोज की है बेटा टेलीफोन की खोज की है इन्होंने। लुई पाश्चर, इन्होंने विश्व का पहला टीका खोजा था, और वो टीका किसका था? रेबीज का टीका, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रेबीज का टीका खोजा था इनने। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में पित्त का उत्पादन, पित्त जो होता है, पित्त रस आपने सुना होगा, पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? बताना है किस अंग से होता है। तो बेटा उत्पादन की अगर बात करें पित्त की, देखना यहाँ पे गलती हो जाती है थोड़ी। अगर बात उत्पादन की हो तो आंसर होगा हमारा क्या? इनमें से जिगर, जिसको हम क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं, है ना, जिगर, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, उत्पादन में,
ठीक है। लेकिन कभी कभी यहाँ पूछ लेते हैं पित्त का संचरण यानी कि संचरण या जमा या जो इकट्ठा होता है कहाँ होता है, तो पित्त जमा कहाँ होता है बेटा, तो जमा होता है पित्ताशय में। संचय कहाँ होता है इसका, ये होता है पित्ताशय में, ये होता है जमा, यहाँ पे जमा होता है यहाँ पे पित्ताशय में, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्पादन अलग है और जमा अलग जगह होता है, ठीक है, गलती हो जाती है यहाँ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की खोज, भारत की खोज, ठीक है, या उसी का नाम दिया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। बताना है ये किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा या राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। 1944 में इस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, जब जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में थे, अहमदनगर, है ना, अहमदनगर जेल में थे, तब उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक की भाषा पूछी जाती है बेटा, भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा थी बेटा अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में। आगे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्म और मृत्यु जयंती, यानी कि जन्म और मृत्यु जयंती दोनों के रूप में मनाई जाती है। तो भारत में चिकित्सक, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है बेटा, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना, 1 जुलाई को मनाया जाता है ये। अच्छा ध्यान रखना, ये मनाया जाता है बेटा विधान चंद्र रॉय की जयंती और मृत्यु, इनकी मतलब इनका संयोग बस 1 जुलाई 1882 में जन्म हुआ, ध्यान देना, और 1 ही जुलाई, संयोग बस देखिए एक ही डेट, 1 जुलाई सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना, इनकी मृत्यु संयोग एक ही दिन, इसलिए ये यहाँ पे दिया है जन्म और मृत्यु, एक ही दिन इनका, 1 ही जुलाई को जन्म हुआ था, 1 ही जुलाई को मृत्यु हुई। इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, विधान चंद्र रॉय, है ना, और ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ध्यान रखिएगा। बरसाए का महल, आप ये शब्द देखिए, बरसाए का महल बताना है यूरोपीय राजधानी के पास है, किस यूरोपीय राजधानी के पास है, तो बरसाए शब्द समझिए आप, सब बरसाए शब्द सुना होगा आपने। बरसाए क्या है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा बरसाए की संधि, बरसाए की संधि, है ना, ये शब्द समझिए, बरसाए की संधि जरूर सुनी होगी। बरसाए की संधि थी क्या, सन 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध इसी संधि से समाप्त हुआ था बेटा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त, इसी संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ध्यान देना। बरसाए की संधि जिसको कहते हैं, ये 1919 में, और ये संधि कहाँ हुई थी बेटा, फ्रांस में, है ना, ये संधि कहाँ हुई थी, फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस का इनमें से कौन सा शहर दिया है, फ्रांस की राजधानी दी है बेटा यहाँ पे पेरिस, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरिस, यहीं पे है ये बरसाए का महल। अगला प्रश्न कह रहा है दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। दांदेली की बात करें तो बेटा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक, तो दांदेली है ये कर्नाटक में, ये कहाँ है, कर्नाटक में। केरल में कौन सा है, केरल में है पेरियार, बहुत पूछा जाता है ये, ध्यान रखना। एक है वायनाड, है ना, ये दोनों केरल के बहुत पूछे जाते हैं। तमिलनाडु में पूछा जाता है कौन सा, मुदुमलाई, और एक है अन्नामलाई, ये दोनों केरल के बहुत प्रसिद्ध हैं। और तेलंगाना में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा बेटा, यहाँ पे तेलंगाना में कौन सा पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है मृगवानी, हाँ ये है मृगवानी, ये मृगवानी उद्यान या
मृगवानी वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया या बलिया का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चित्तू पांडे को या मंगल पांडे को? चित्तू पांडे। इसका सही जवाब क्या है बेटा? चित्तू पांडे। इनको शेर ए बलिया कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था इन्होंने बलिया से, है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने कहाँ से किया था बेटा? बलिया से किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, बलिया से इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें बलिया का शेर या शेर बलिया कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो बेटा कवयित्री जो महादेवी वर्मा थी, इनका जन्म हुआ था, ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि इनका जन्म यूपी में हुआ था, है ना। यूपी में हुआ था, यूपी में, इसलिए कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है किस शहर में हुआ था। यूपी के आजमगढ़ में, चित्रकूट में, है ना, कन्नौज में या फर्रुखाबाद में? तो बेटा इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा की रचनाएं बहुत परीक्षा में पूछी जाती हैं, जरूर याद कर लेना उनकी। अतीत के चलचित्र, है ना, ये तो बहुत फेमस है। यामा, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? बताना है किसका आदर्श वाक्य है ये? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ये आदर्श वाक्य बेटा दूरदर्शन का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है, या ऑल इंडिया रेडियो का है, या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है, ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। भारत में आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। बाकी दूरदर्शन का आदर्श वाक्य सबको पता होगा, जो पहले कम से कम 90 के दशक में जो दूरदर्शन पे मूवी देखा करते थे, या दूरदर्शन जिन्होंने देखा उनको पता होगा। दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है बेटा सत्यम शिवम सुंदरम। ये दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान अमरता प्रदान करता है। ये है कहाँ का? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है बेटा? इसका आदर्श वाक्य है, इसका क्या है आदर्श वाक्य? भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का इसका आदर्श वाक्य है आदित्यम जयते वृष्टि। ये इसका आदर्श वाक्य है भारतीय मौसम विज्ञान संगठन का। ये अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी अभी। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? बताना है जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस लिए दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए तो बेटा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार। ये ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 तरह के। कौन कौन से पद्म पुरस्कार होते हैं? एक तो होता है पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण सुना होगा आपने। एक होता है पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण होता है, और एक होता है पद्म श्री होता है। ये 3 पद्म पुरस्कार होते हैं जो
किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दिए जाते हैं विशिष्ट समाज सेवाओं के क्षेत्र में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है खेल में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होगा? खेल में उत्कृष्ट, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध में वीरता के लिए, तो युद्ध में वीरता के लिए बेटा कौन सा पुरस्कार मिलता है? युद्ध में वीरता के लिए चक्र मिलते हैं। आपने सुना होगा 3 तरह के चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र होते हैं? एक होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र होता है। एक होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र, ये युद्ध में वीरता के लिए दिए जाते हैं। और एक होता है कौन सा बेटा? केवल वीर चक्र, ये युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान देना, समाज क्षेत्र में पद्म पुरस्कार, ये 3 पद्म पुरस्कार, युद्ध क्षेत्र में चक्र, ये तीनों चक्र होते हैं, ध्यान रखना। बाकी अर्जुन पुरस्कार ये खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर्द्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय, ये ध्यान रखना, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है? अंतर महाद्वीप का मतलब है ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक है। और इस मिसाइल का नाम बताना है तो पृथ्वी 3, त्रिशूल, अग्नि 5 या बराक 8। तो इसका सही जवाब होगा जो भारत की है अग्नि 5, अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता कितनी है बेटा? 5000 से लेके 7000 किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए इसे अंतर्द्वीपीय मिसाइल कहते हैं। ठीक है, इसकी मारक क्षमता इतनी है, ध्यान रखना, अग्नि 5 की। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अगला प्रश्न है, सूची दी है, सुमेलित करना है हमको। तंजानिया की राजधानी बताना है, केन्या, नामीबिया या मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है बेटा? रबात है ना, मोरक्को की राजधानी रबात है। तंजानिया की क्या है? तंजानिया की है डोडोमा है ना। केन्या की नैरोबी, केन्या। ठीक है, नामीबिया ये ठीक है, ये मिलाप हो गया हमारा। अब हमारा प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन फर्स्ट ये सही जवाब हो जाएगा, 3 2 4 1। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कौन सा युद्ध लड़ा बेटा? देखो ध्यान देना, ये युद्ध आपने वैसे कई लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना। कोलाचेल की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई ये 1741 में हुई थी। ठीक है, 1741 में। इसमें क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय राजा था जिसने पराजित किया था। और ये लड़ाई किस जगह हुई थी? ये लड़ाई हुई थी बेटा त्रावणकोर में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजा मार्तंड वर्मा ने पराजित किया था। ये बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है। डेट ध्यान रखना और राजा का नाम याद रखना, किसने किया था और स्थान भी। अगला प्रश्न कह रहा है राजा बिंदुसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताना है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जो राजा बिंदुसार थे, बिंबिसार ने एक अपने दरबार से एक चिकित्सक थे, उनको बुद्ध भगवान की सेवा में भेजा था, उनकी निजी चिकित्सक बना के। वो कौन थे? वो उनमें से कौन है? ये नाम बताना है उनका। वो कौन है बेटा? वो है जीवक को भेजा था बिंबिसार ने, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? आमतौर पे हम लोगों को पता है जो पहला सिपाही विद्रोह था 1857 को हम लोग मानते हैं, लेकिन नहीं, उससे पहले एक बड़े पैमाने पर सैनिक विद्रोह हुआ था और वो उसका नाम था बेल्लोर विद्रोह। और ये बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था बेटा? 1806 में। 1806 में इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो भारतीय सिपाही थे, सैनिक थे, उनको धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा दी थी। इस वजह से सिपाहियों ने विद्रोह किया था। जैसे कोई कड़ा पहनता है ना, कोई ताबीज पहनता है, तिलक लगाता है, पगड़ी पहनता है, इन सब पे अंग्रेजों ने रोक लगाई।
तो सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया। विद्रोह करके बेल्लोर के किले पर कब्जा कर लिया और लगभग 200 अंग्रेज मारे गए थे उसमें। 200 अंग्रेज मारे गए थे, ठीक है, 200 अंग्रेज मारे गए। फिर जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया तो 600 से अधिक विद्रोही मारे गए। 600 से अधिक बेटा विद्रोही मारे गए, प्लस कुछ गिरफ्तार हुए। लगभग 100 से अधिक लोगों को फांसी दी थी इसमें, है ना, इसको भी ध्यान रखना। ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा विद्रोह था। अब बताइए, इतने लोग जब मारे गए तब इसको पहले सैनिक विद्रोह की उपाधि न देना गलत है, इसलिए इसको मानना चाहिए, पहला सैनिक विद्रोह मानना चाहिए इसको, ठीक है, यही पूछा जाता है, ठीक है। अगला पेन कह रहा है 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसने किया। जो संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग बनाया था, उस संविधान सभा के द्वारा जो प्रांत बनाया गया था उसकी बताना है कि नेतृत्व किसने किया था, उस आयोग का नेतृत्व किसने किया था। न्यायमूर्ति एस.के. धर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पट्टाभी सीतारमैया ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा धर, न्यायमूर्ति एस.के. धर, है ना। ये एस.के. धर पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है, ये जज रह चुके थे, ठीक है, और सन 1948 में इसको बनाया गया था। इन्हीं की सिफारिश से जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, इन्हीं न्यायमूर्ति की सिफारिश से किया गया। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था बेटा, 1953 में पहला राज्य बना था, कौन सा पहला राज्य, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी, इन्होंने कहा था ये सही है आधार। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बताना है कितने घटक होते हैं। तो बेटा जीएसटी के कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। इसमें 4 दरें दी हैं, एक तो है 5% ब्याज की दर, 12%, 18% और 28%, ये 4 घटक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत के आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। भारत में जो आर्थिक आरक्षण जो दिया गया है अभी हाल ही में 10%, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है, जिसको हमने क्या कहा है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसका संविधान संशोधन बताना है, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, 101, 102, 103 या 104। तो इसका सही जवाब है बेटा 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। 101 में क्या है, 101 में है बेटा जीएसटी, है ना। 102 में क्या है, 102वां संविधान संशोधन, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 104 में क्या है, 104 में संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा से जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उनको समाप्त किया गया। इन दोनों लाइनों को भी ध्यान रखना है, अच्छे फैक्ट हैं। आगे चलते हैं। जो रामचरितमानस का कौन सा कांड बताना है बेटा, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कांड बताना है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, 7 कांड हैं बेटा। इन 7 के नाम कौन कौन से हैं, एक तो पहला कौन सा है, पहला है बाल कांड, है ना, बाल कांड है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेटा अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरा है आरण्य कांड, ये है तीसरा। किष्किंधा कांड ये है चौथा। सुंदर कांड ये है 5वां। लंका कांड ये है 6वां। और 7वां कौन सा है बेटा, उत्तर कांड, ये है 7वां बेटा। ये 7 कांड है। इनमें से प्रश्न बनता है, एक तो सबसे छोटा और एक पूछा जाता है सबसे बड़ा। तो सबसे छोटे कांड की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कांड कौन सा है बेटा, किष्किंधा कांड। इसका सही जवाब क्या है, किष्किंधा कांड, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन सबसे बड़ा कांड पूछा जाए तो कौन सा है बेटा, ये है बाल कांड, ये है सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाल कांड सबसे बड़ा, किष्किंधा कांड सबसे छोटा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा झरना बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा आप हमें बताइए। भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात, और ये कितना ऊंचाई है इसकी, 979 मीटर, 979 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है, ये है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में है, ध्यान रखिएगा ये। और भारत की अगर बात करें हम, तो भारत का कहाँ है, भारत का सबसे ऊंचा है कुचिकल, ये है कुचिकल, है ना। और ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक। नदी कौन सी है, नदी है बराही नदी, बराही नदी, ये भी ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो ऊंचाई लिखो 455, कितनी, 455 मीटर। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हंटर आयोग बताना है। हंटर आयोग ने किसके विकास में, किसके विकास पर अधिक बल दिया। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। बेटा जो हंटर आयोग था, इसका मानना था कि जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में देनी चाहिए। इस पर इसने बहुत जोर दिया, किसने, हंटर आयोग ने। और हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1882 में गठन हुआ था और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। फिर क्या हुआ कि जब 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 से इसका नाम संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश करा गया था, कब, 24 जनवरी को। इसीलिए 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताना है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक प्रसिद्ध, एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है कुशीनगर, ठीक है भाई। कुशीनगर है, पूछ रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, हिरण का उद्यान है, या मूलगंध कुटी विहार है, या तिब्बती मंदिर है, या रामभर स्तूप है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कुशीनगर है, आप सबको पता है कुशीनगर में क्या हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कहा जाता है जिसको। ये कहाँ है, कुशीनगर में। यहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है बेटा, मंदिर। इस मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर रामभर स्तूप है। ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर रामभर स्तूप बहुत लोकप्रिय स्थल है। इसमें से एक रामभर स्तूप पूछा जाता है, इसमें से एक पूछा जाता है बेटा ये मूलगंध कुटी विहार। ये बताइए आप कहाँ हैं, बहुत पूछा जाता है सच में, कई बार हमने परीक्षा में इसको प्रश्न को देखा है। ये मूलभर कुटी कहाँ है, तो इसको ध्यान रखना, ये है सारनाथ में, सारनाथ में, ध्यान रखना। सारनाथ कहाँ है, बिहार में, सारनाथ बिहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुशीनगर कहाँ है, ये है यूपी में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया। मतलब ये बताना है कि सबसे पहले प्रथम आईआईटी कौन है, या भारत की प्रथम आईआईटी कौन है। तो भारत में इनमें से ही नहीं, सबसे पहले भारत में सन 1951 में पहली आईआईटी स्थापित की गई थी बेटा, आईआईटी खड़गपुर, है ना। ये स्थापित की गई थी 1951 में। और ये कहाँ पर है बेटा, ये है पश्चिम बंगाल में। पहली आईआईटी है भारत की पश्चिम बंगाल में। इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, 1958 में आईआईटी बॉम्बे की। बाकी आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास ये एक ही वर्ष स्थापित हुए, सन 1959
1959 में इसकी भी स्थापना हुई और 1959 में इसकी भी स्थापना हुई। सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई, इसको ध्यान रखना। लास्ट प्रश्न है हमारा, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? मतलब गणित का नोबेल, बताइए किस पुरस्कार को कहा जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? नॉर्वे के राजा के द्वारा। ये भी ध्यान रखना। कौन सा पुरस्कार है बताइए? फील्ड्स मेडल, एबल प्राइज, वुल्फ प्राइज या चेर्न मेडल? तो इनमें से कौन सा है बताइए गणित का नोबेल? इसका सही जवाब है बेटा एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये थे हमारा आज का सेशन और आज काफ़ी अच्छे प्रश्न थे ये। ठीक है, अच्छे प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यही परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो एक एक प्रश्न, एक एक चीज़, एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।